नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आलू की फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम समय समय पर विभिन्न पोषक तत्वों के द्वारा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इनकी पूर्ति करते हैं। आपने बार बार देखा होगा, कृषि विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि सभी पोषक तत्वों का संतुलित रूप में ही प्रयोग करना चाहिए। अगर कहीं किसी भी स्टेज पर हम इस संतुलन को गड़बड़ करते हैं तो रोगों के आने की संभावनाओं के साथ साथ फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आज किसान भाइयों जो है आपकी मांग के अनुरूप बहुत सारे किसान भाइयों के मैसेज थे। बड़ा कन्फ्यूजन है कि यूरिया कैसे कैसे देना चाहिए, कितना देना चाहिए, और जो है आलू की फसल में अगर यूरिया कब कितने समय तक देना चाहिए उचित रहता है, अगर उसके बाद देते हैं तो क्या नुकसान की संभावना है, अगर यूरिया की मात्रा अगर हम असंतुलन की बात करें तो ज़्यादा देने से क्या नुकसान होते हैं या फायदा होता है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग भी आलू की फसल में करने से नहीं चूकते। तो इन सभी तथ्यों की तरफ आज जो है आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और वैज्ञानिक तरीके से क्या रिकमेंडेड है और प्रैक्टिकल तौर पर हमने जब यूरिया का बहुत कम प्रयोग किया या ज़्यादा प्रयोग किया तो क्या प्रभाव पड़े, इन सब बातों को आपको आज मैं बताने वाला हूं। तो किसान भाइयों आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूरिया जो है नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है जिसकी आलू या अन्य सभी फसलों में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि वेजिटेशन पार्ट यानी कि पूरे पत्तों का हरा भरा बनाने के लिए और ऊपर वानस्पतिक वृद्धि के लिए सबसे जो प्रमुख तत्व है वो है नाइट्रोजन। और वातावरण में 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद भी कोई भी पौधा डायरेक्ट वातावरण से नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। अगर ऐसा होता तो हमें बाहर से नाइट्रोजन युक्त कोई भी उत्पाद या कोई भी फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो किसान भाइयों आलू की फसल को अगर देखते हुए हम बात करें तो आलू की फसल में कितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता है और वो किन किन स्रोतों से प्राप्त हो सकती है और हमें ऊपर से फर्टिलाइजर के रूप में कितनी नाइट्रोजन देनी चाहिए और कैसे कैसे देनी चाहिए, कितने समय तक देनी चाहिए, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें किसान भाइयों नाइट्रोजन की आलू की फसल को आवश्यकता की बात करते हैं तो लगभग किसान भाइयों 120 केजी आलू के संपूर्ण जीवन काल में पौधे की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है जो आलू के पौधे को। अब किसान भाइयों हम बात करें कि अमोनियम की फॉर्म में और नाइट्रेट की फॉर्म में जो ज़्यादातर पौधे इसको लेते हैं, लेकिन वातावरण में नाइट्रोजन मिक्स में है, गैसों के रूप में मिक्स है और जो है भूमि के अंदर घुलनशील अवस्था में होती है। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि दलहनी फसलों में पाए जाते हैं वो वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनियम के रूप में या नाइट्रेट्स के रूप में पौधों को देते हैं, वो जड़ों में पाए जाते हैं। तो ऐसे जो दलहनी पौधे होते हैं उनको अलग से हमें कभी भी नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो क्योंकि स्वयं ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। लेकिन अगर आपने इनका कभी जैसे मैं कहता हूं हरी खाद के रूप में आपको ढैंचा लेना चाहिए, सनई लेना चाहिए या दालों का जो है एक बार जरूर खेती में बुवाई करके फिर जुताई कर देनी चाहिए, तो उसमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करके पौधों को देते रहते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों जो आपके कार्बन मैटर है, आपका फसल अवशेष है, आपका गोबर की खाद है सड़ी गली, उन सब से भी बहुत बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन स्वतः ही पौधों को प्राप्त होती रहती है। इसका मतलब 120 केजी का मतलब ये नहीं कि 120 पूरी के पूरी हमें नाइट्रोजन यूरिया के रूप में पौधों को देने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। तो कितनी देने की आवश्यकता है, तो एक अनुमान के मुताबिक वैसे तो सामान्य तौर पर हम मिट्टी की जांच कर लें, मिट्टी की जांच के बाद मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन के आधार पर हम जो है आवश्यक नाइट्रोजन अन्य स्रोतों से देनी चाहिए। परंतु एक सामान्य तौर पर परीक्षणों के आधार पर जो हमने एक एवरेज निकाला है वो हमने पाया कि अलग से किसान भाइयों केवल 70 केजी नाइट्रोजन आपको देनी है और एक यूरिया के बैग में करीब करीब 20.7 केजी नाइट्रोजन होती है, क्योंकि 45 केजी का बैग आ रहा है आजकल और उसमें 40% यूरिया होती है। तो 20.7 केजी आप 21 राउंड फिगर में 21 केजी मान सकते हैं। तो अब इसको जो है क्या 70 केजी पूरा का पूरा हम इसके थ्रू देनी चाहिए अलग से तो यूरिया के द्वारा देनी चाहिए,
नहीं किसान भाइयों, इसमें भी आपने देखा होगा कि बेसल डोज में हम किस उर्वरक का, किस खाद का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें भी तो नाइट्रोजन है। तो बेसल डोज में जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है वो करीब करीब किसान भाइयों 40 केजी के आसपास, 30 केजी 40 केजी के आसपास बेसल डोज में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अब हम डिपेंड करता है कि जैसे हमने 20-20-0-13 लिया आपने, तो 3 पैकेट लिए, तो 20% एक बैग में तो 10 केजी हुई, तो 30 केजी नाइट्रोजन तो इसी से पूर्ति हो गई, अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। 30 से 40 केजी की आवश्यकता थी अगर 3 दिए तो। और जो लोग 4, 5, 6 या ओवरडोज दे रहे हैं वो तो पहले से ही नाइट्रोजन ज्यादा दे रहे हैं। तो नाइट्रोजन के नुकसान क्या होंगे वहां हम बताएंगे कि उनके खेत में जड़गलन क्यों आने लगी। वो जड़गलन का कारण ज्यादा नाइट्रोजन देना था, और अन्य भी बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अगर हम बात करें डीएपी की, तो डीएपी में 18% नाइट्रोजन होता है। एक बैग में करीब करीब 9 केजी नाइट्रोजन होती है। अगर आपने 3 बैग दिए हैं तो 27 केजी नाइट्रोजन हो गई। तो कभी कभी हम एक बैग अलग से भी बेसल डोज में हम नाइट्रोजन का प्रयोग कर लेते हैं, यूरिया का प्रयोग करके, तो वहां पे नाइट्रोजन लगभग पूरी हो जाती है। और कुछ किसान भाई तो 4, 5, 6 बैग अगर एकड़ में डीएपी के दे रहे हैं तो वो फास्फोरस का तो ओवरडोज दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ नाइट्रोजन का भी ओवरडोज दे रहे हैं। इसके नुकसान क्या क्या है उसकी भी हम चर्चा बाद में करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि 30 से 40 केजी जो नाइट्रोजन बेसल डोज की थी वो तो आपने बेसल वहां पूर्ति पहले ही हो गई। अगर आप इस तरह का कोई उर्वरक नहीं दे पा रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन है तो 30 से 40 केजी नाइट्रोजन आप बेसल डोज में यूरिया के माध्यम से पूर्ति कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वानस्पतिक वृद्धि से। अब जर्मिनेशन हो गया, क्योंकि जो अब समय चल रहा है, अब जर्मिनेशन हो गया, तो जर्मिनेशन में अब आपको समझ लीजिए कि जो यूरिया देना है वो 2 फॉर्म में डिवाइड कर लेना है। एक तो आप ले लें इसको 20 से 25-30 दिन तक, और दूसरा आप 40 से 45 दिन तक। 45 दिन के बाद यूरिया नहीं देना चाहिए। उसका कारण भी मैं आपको बताता हूं कि वानस्पतिक वृद्धि के लिए ही हमें नाइट्रोजन को देना है पौधे को। और हमारा जो आलू के पौधे में हमारी जो जरूरत है वो उसका स्टेम है, और स्टेम जो होता है वो जड़ भूमि के अंदर जो बनते हैं ट्यूबर्स, जिस ट्यूबर्स की फॉर्म में वो अपना भोजन को स्टोर करता है, उसकी हमें आवश्यकता है। अगर आप 40-45 दिन, यानी कि ट्यूबर्स बनना प्रारंभ हो जाते हैं 30-35 दिन के बाद में, लेकिन तेजी से ट्यूबर्स 40 दिन के बाद बनते हैं और 45 दिन के बाद उनमें का विकास होता है। अब आप 40-45 दिन के बाद यूरिया का भी प्रयोग फिर से करते रह रहे हैं तो ट्यूबर्स बनने का जो सिस्टम है वो कमजोर हो जाएगा। कम ट्यूबर बनेंगे, ट्यूबर नहीं बनेंगे, वो देरी से बनेंगे, और अगर बन गए हैं तो उनका विकास रुक जाएगा। पौधा अपनी सारी ताकत वानस्पतिक वृद्धि पर लगा देगा। तो ये आपका नुकसान है। क्यों? 40-45 दिन बाद यूरिया या नाइट्रोजन युक्त जो खाद है वो नहीं देने चाहिए। किस कंडीशन में देनी चाहिए उसकी बात हम अभी बाद में करेंगे। कभी कभी आवश्यकता होती है तो कितनी और किस कंडीशन में देनी चाहिए उसकी भी बात करेंगे किसान भाइयों। अब किसान भाइयों, आपने 2 बार में आपको 40 केजी देना है तो आप एक बैग पहले पानी पर, जब आप 20-25 दिन पर, दूसरा या पहला जो भी पानी की जो सिंचाई का जो कार्यक्रम है वो मिट्टी की आवश्यकता के अनुरूप तय किया जाता है। तो ज़्यादातर दूसरे पानी पर हम नाइट्रोजन देते हैं, 20-25 दिन पर, 30 दिन पर हम दूसरा पानी देते हैं, तो हम नाइट्रोजन यूरिया के रूप में 1 बैग प्रति एकड़ आप जो है प्रयोग करें। इसके साथ साथ अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अब इस समय केवल हम यूरिया की बात करेंगे। अब किसान भाइयों, अगला जो 10 या 12-15 दिन बाद मैक्सिमम देंगे जब पानी, तो आप उस 1 बैग और प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि उतनी की आवश्यकता नहीं, केवल आप जो है आधा बैग भी काम चला सकते हो। उस समय पौधे की वानस्पतिक वृद्धि को देख करके आपको नाइट्रोजन देनी चाहिए। अगर आपकी पर्याप्त वानस्पतिक वृद्धि हो चुकी है तो फिर नाइट्रोजन की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर पर्याप्त वानस्पतिक वृद्धि नहीं हुई है तो आप उसके अकॉर्डिंग कितनी वानस्पतिक वृद्धि है, आप आधा बैग देना है या 1 बैग देना है, ये निर्णय करेंगे। उसके साथ साथ अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी और अन्य पदार्थ भी आप दे सकते हैं जो कि ट्यूबर्स फॉर्मेशन में तेजी लाए और ट्यूबर्स का विकास तेजी से करने के साथ साथ उसमें जो गुणवत्ता और उसका फुलाव, उसका विकास को सुनिश्चित करें। तो ये आपका जो है 45 दिन तक का यूरिया देने का शेड्यूल होता है। कितना देना है वो भी बता दिया मैंने, कब कब देना है वो भी बता दिया। दलहनी फसलों में नहीं देना है ये भी बता दिया। अब किसान भाइयों, मिट्टी की जो कंडीशन है, शुष्क मिट्टी में सीधे यूरिया दे करके भूल जाने का काम नहीं करना है।
अगर आपको यूरिया देना है तो या तो पर्याप्त नमी होनी चाहिए मिट्टी के अंदर, और या फिर आप यूरिया फेंकने के बाद जो है सिंचाई लगा दें। यानी कि नमी होनी चाहिए जिससे कि उसको यूरिया ऊपर आवश्यकता नहीं है, वरना क्या है कि नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्म में और अमोनिया की फॉर्म में वेपर होकर के पूरा का पूरा आपका वातावरण में चला जाएगा, आपके कोई यूटिलाइज उसका नहीं होगा। अगर उसको नमी मिलेगी, सीलन मिलेगी, तो वो धीरे धीरे करके वो जड़ों को प्राप्त होगा, जिससे पौधे की वानस्पतिक वृद्धि होगी। अब किसान भाइयों, या तो आपने नमी में देना है या फिर तुरंत उसके दूसरे दिन अगले दिन सिंचाई जरूर कर देनी है। इसके बाद किसान भाइयों बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। अगर ज़्यादा यूरिया दे दिया है या समय पर नहीं दिया, समय के बाद 45 दिन बाद यूरिया आप दे रहे हैं, तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात, हम लगातार अंधाधुंध यूरिया के प्रयोग से अपनी मिट्टी की उर्वरक क्षमता का धीरे धीरे ह्रास करते चले जा रहे हैं, यानी समाप्त होती चली जा रही है, और उसकी अम्लीयता बढ़ने के कारण उसकी उपजाऊ होने की क्षमता, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, इन सब चीज़ों का जो है हमें दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। धीरे धीरे मिट्टी कठोर भी होती जाती है। किसान भाइयों, कभी कभी जब हम बरसात वाली फसलों में, यानी कि जब बारिश लगातार होती है, उसमें जब यूरिया ज़्यादा देते हैं और ऊपर से ज़्यादा बरसात होने की कंडीशन में ये ग्राउंड वाटर में भी यूरिया जाकर के मिक्स हो जाता है नाइट्रेट्स के फॉर्म में, तो वो पानी ग्राउंड वाटर भी दूषित हो जाता है, और उसका प्रयोग हम अगर पीने में या फसलों में करते हैं तो वो जो है वहाँ पर नुकसान देता है। इसलिए ये आपका समझ लीजिए, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण तीनों का कारक है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस वायु को प्रदूषित करती है, वातावरण को प्रदूषित करती हैं, तो बड़े उसके हानिकारक प्रभाव भी हैं, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। इससे क्या होता है कि प्राकृतिक संपदा, हमारे पशु पक्षी और हमारे मित्र कीट वो भी मर जाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसका भी हमें ध्यान रखना है किसान भाइयों। अब बात करें किसान भाइयों कि अगर यूरिया आपने अंधाधुंध ऐसे ही फेंक दिया है, तो यूरिया की आवश्यकता पौधे की जड़ों में होती है, न कि नालियां जो होती बच जाती हैं उसमें। अगर यूरिया आपने फेंक दिया है और उसका कहीं कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो समझ लीजिए वो बेकार जाएगा और उसमें खरपतवार को मिलेगा, और खरपतवार होने के चांस बढ़ जाते हैं। खरपतवार की वृद्धि में भी ये यूरिया होगा। अब किसान भाइयों, एक बात और, अगर आपने हरी भरी फसल रखने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसानों की आपस में अपनी अपनी फसल को हरा भरा रखने की होड़ मची हुई होती है कि भाई हम तो बड़ी हरी भरी होनी चाहिए फसल, लंबी तगड़े जो है वानस्पतिक वृद्धि होनी चाहिए, उसका दुष्प्रभाव भी है। हरे भरे को देख करके किसान भाइयों कुछ कीट हैं, जैसे कि सफ़ेद मक्खी है, तेला है, माहू है, ये आकर्षित होते हैं और अपने अंडे देते हैं, और ये जब एक फसल का रस चूस करके दूसरे बैठते हैं तो ये विषाणु यानी कि वायरस के भी वाहक होते हैं। तो अगर आपकी फसल में जो है विषाणु से भी आप जो है ग्रसित हो सकती है, या विषाणु यानी वायरस ग्रसित भी हो सकती है, और इसका सीड आप अगली फसल में प्रयोग करते हैं तो वो सीड न केवल अगली फसल को खराब करेगा बल्कि उस भूमि को भी खराब करेगा जिसमें जाकर के उसको सीड को लगाया जाएगा। तो इस तरह से आप किसान भाइयों, अगर आप सीड की खेती करते हैं, बीज का आलू करते हैं, तो उसमें तो और भी ज़्यादा लिमिटेड मात्रा की आवश्यकता है, और आप में उसमें यह आवश्यकता है कि बहुत ज़्यादा वानस्पतिक वृद्धि न हो जाए, तो वहाँ पर भी वानस्पतिक वृद्धि को कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए यूरिया की मात्रा कम से कम देने की आवश्यकता है किसान भाइयों। अब किसान भाइयों, वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होने से, कीटों का प्रकोप बढ़ने से और के साथ साथ जब वो बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े क्षेत्रफल में वानस्पतिक वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि नीचे ट्यूबर्स भी बहुत अच्छे होंगे और ट्यूबर्स की संख्या ज़्यादा होगी, बिल्कुल नहीं। कभी कभी वानस्पतिक वृद्धि बहुत ज़्यादा वो तो हो जाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन ट्यूबर्स छोटे छोटे रह जाते हैं या बनते ही नहीं, या बहुत कम बनते हैं। और क्या होता है किसान भाइयों को, चारों तरफ से ज़्यादा वानस्पतिक वृद्धि होने की वजह से हवा का जो प्रवाह है, हवा का आदान प्रदान है, वो रुक जाता है। उसकी वजह से किसान भाइयों क्या होता है कि जो है फंगस लगने के चांस होते हैं, मिट्टी जनित, भूमि जनित रोग लगते हैं, तनागलन की शिकायत आ जाती है, और तनागलन होते होते जड़ गलन हो जाती है कभी कभी किसान भाइयों। और भी भयंकर रोग, झुलसा जैसे रोग भी, यानी कि जो आपकी ब्लाइट आती है वो भी आ जाती है, और फसल नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाती है। वहीं किसान भाइयों, न केवल इसमें जब ज़्यादा इस तरह के रोग होते हैं तो आपके ट्यूबर्स की गुणवत्ता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, नाइट्रोजन के उर्वरक यानी यूरिया का बहुत ही नियंत्रित प्रयोग करने की आवश्यकता है। अत्यधिक मात्रा में प्रयोग आपकी फसल की गुणवत्ता के साथ साथ वातावरण और मानव प्रभाव, और जो आपके मित्र कीट और मित्र जानवर हैं, वो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, हमारी प्रकृति की नेचर है, उसको भी खराब करने का काम करेगा। किसान भाइयों, ज़्यादा यूरिया देने से जो आपका आलू है
उसकी गुणवत्ता में उसका जो ड्राई मैटर है वो भी जो है बढ़ जाता है, वो कम हो जाता है। जब कभी प्रोसेसिंग का आलू होता है किसान भाइयों, और वो जब वेफर चेक करने के लिए जब कंपनियों में जाता है तो ज़्यादा यूरिया का अगर वो आलू है तो वो वहाँ फेल हो जाएगा, क्योंकि उसमें ड्राई मैटर की मात्रा कम रह जाती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो उसको भी नियंत्रित रखने के लिए हमें नियंत्रित यूरिया की आवश्यकता होती है। अब किसान भाइयों, कभी कभी क्या होता है कि यूरिया बड़ी बड़ी फसलों पर देने से कण चिपक जाते हैं पत्तियों पर, तो वहां से पत्तियां कमजोर हो जाती हैं और वहां पर फंगस का अटैक लगने का चांस रहता है, तो बीमारियां बढ़ने का, और फंगस यानी कि जो आपके बहुत सारे फंगीसाइड का खर्चा भी बढ़ेगा। इससे जब फंगस आएंगे तो फंगीसाइड को छिड़कना पड़ेगा, उसका खर्चा बढ़ेगा, फसल कमजोर होती है, पत्तियां कमजोर हो जाती है, तना कमजोर हो जाता है, तो इससे संबंधित रोगों का आक्रमण उस फसल पर होने लगता है, तो इसका नुकसान ज़्यादा है। अच्छा किसान भाई, दूसरी वानस्पतिक वृद्धि जो ज़्यादा हो जाएगी तो पौधा अपने आप कमजोर हो जाएगा, उस पर बैक्टीरिया वायरस के अलावा वायरस का अटैक, बैक्टीरिया का अटैक और फंगस का अटैक, तीनों के आक्रमण के खतरे विभिन्न भिन्न रूपों में इस पर दिखाई देते हैं। अब किसान भाइयों, कभी कभी क्या होता है, हम बात करें कि 40-45 दिन तक हमने यूरिया देना है, बस उसके बाद उसके ट्यूबर्स का विकास होगा, ट्यूबर्स की संख्या बढ़ेगी, वो सब होना है। अब कभी कभी क्या है कि जिस तरह के चिप्स वैरायटी की कुछ फसलें ऐसी हैं जो लंबे समय तक हमें हरी भरी रखनी होती हैं, तो क्या अब उस समय के लिए जरूर मैं आपको बताऊंगा कि 65-70 दिन पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फसल में कहीं पीलापन दिखाई दे रहा है या फसल जो है कमजोर दिखाई दे रही है, उस कंडीशन में आप 2 केजी यूरिया प्रति 100 लीटर पानी में, 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया का घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। तो क्या होगा कि फिर से फसल हरी भरी रह सकती है और लंबे समय तक आपके जो है ट्यूबर्स का विकास संभव है। लेकिन ये केवल राशन आलू की फसल में करना है, बीज के आलू की फसल में और आपके जो है प्रोसेसिंग के आलू की फसल में ये सब चीजें नहीं करनी है। तो किसान भाई, आप समझ गए होंगे यूरिया के दुष्प्रभाव कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। एक और इसमें नुस्खा, जो हम बीज की फसल करते हैं किसान भाइयों, और बीज की फसल में ज़्यादा यूरिया देने से इसकी डोरमेंसी में कमी आ जाती है। जो कोल्ड स्टोरेज में सुसुप्त अवस्था में आलू जर्मिनेट नहीं होना है, वो चुपचाप बैठा रहता है, उसमें कमी आ जाती है, यानी कि बीज की गुणवत्ता खराब हो जाती है। अगर वो कमी आएगी तो पहले ही जर्मिनेट हो जाएगा, और जब जर्मिनेशन का समय आएगा, आप जब खेत में बुवाई करेंगे तो वहां उसकी जर्मिनेशन पावर कम हो जाएगी या न खत्म भी हो सकती है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि किसान भाई बीज लाते हैं बढ़िया क्वालिटी का और फिर वो जर्मिनेट ही नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें इस तरह के दोष भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से किसान भाइयों, आलू के जो फसल है उसमें यूरिया का नियंत्रित प्रयोग अति आवश्यक है। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अगर ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो वो केवल नुकसान पहुंचाएगा, आलू की फसल की गुणवत्ता, प्रोसेस और बहुत सारी चीज़ों में जो है परेशानी पैदा करेगा। तो ये मैं बताना चाह रहा था आज। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और समझ में आ जाता है तो अन्य किसान भाइयों को शेयर करना है। किसान भाइयों, और भी आपको अगर आवश्यकता है किसी चीज़ को तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, उस पर मैं आपको फिर से वीडियो बना करके जवाब देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।